राजपूत रियासतों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार करना या उस कंपनी के साथ संध्या स्वीकार करना की जो सीरीज़ एपिसोड अपना चल रहा है, इसमें अभी तक पहली जो सीरीज़ थी उसमें हमने देखा था पहले एपिसोड में कि राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ उत्तर मुगल काल में या मुगलों के पतन के पश्चात इस तरह के उत्पन्न हो गए थे जिनके चलते दोनों ही पक्षों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए भी और राजपूत नरेशों के लिए भी, एक दूसरे का सहयोग करना अत्यधिक आवश्यक था। यह कहना मूर्खता होगी कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत नरेश ही लालायित थे, ब्रिटिश कंपनी से सहयोग प्राप्ति हेतु ही बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। ये कहना पूरी तौर पर गलत होगा। जितनी इच्छा, जितनी मजबूरी राजपूत नरेशों की थी अपने सामंतों के उच्छृंखलता या मनमर्जी के विरुद्ध या उनके विरोध में ब्रिटिश कंपनी का सहयोग प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से मराठों एवं पिंडारियों के विरुद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बेहद आवश्यकता थी कि वो हाथ मिलाए राजपूत नरेशों के साथ। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उस समकालीन राजस्थान का या भारतीय राजनीतिक स्थिति का, उसमें हमने इस सीरीज में काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला था। मैंने आपको ये भी कहा था कि 3 चरणों में ये संधियाँ की गई थी। 1781 से 99 का एक फेज था। दूसरा जो चरण था या फेज था वो था 1803 से लेकर 1805 का, और जो तृतीय चरण था जो कि सबसे मूलभूत है और जिस पर सबसे अधिक प्रकाश डाला जाता है वो चरण था 1817 से लेकर 1818 का। तो अब जो सीरीज का जो एपिसोड अब हम लेंगे, राजपूत नरेशों द्वारा किस प्रकार से संधियाँ स्वीकार की गई, उसमें हमें अब एक कंपेरेटिव चार्ट, तुलनात्मक एक चार्ट का अध्ययन रखना है सामने आपके। 3 चरणों की हम बात कर रहे हैं। पहला चरण आप लोग देख रहे हैं 1781 टू 1799 एडी। दूसरा जो फेज है वो है 1803 से लेकर 1805 का, और जो तीसरा फेज है वो है 1817 से लेकर 1818 का। इन संधियों की पृष्ठभूमि को बहुत बारीक से आप देखिएगा, बड़ी माइन्यूटली एनालिसिस करिएगा इस चीज़ को, ताकि जो प्रश्न, संभावित प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनसे कभी आप घबराएं नहीं, कभी आप उनसे डरे नहीं। देखिएगा, जो 1781 से लेकर 99 का जो फेज था, इसकी यदि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड या किन हालातों में ये संधियाँ की या उनका परिणाम क्या रहा और फाइनली क्या महत्व रहा, क्या प्रभाव पड़ा राजस्थान की राजनीति पर, वो देखिएगा। 1781 की यदि बात की जाए तो ये वो दौर था जबकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो मैसूर के साथ और मराठों के साथ अपने युद्धों में उलझी हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दौर में इतनी आवश्यकता नहीं थी, न ही ऐसी परिस्थितियां थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत रियासतों की तरफ ध्यान दे पाती, स्पेशली जब 2 मोर्चों पर उसे युद्ध लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ मराठों के साथ और एक तरफ मैसूर के साथ। अलबत्ता ये कहना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये वो समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का जबकि वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी भारतीय शक्तियों के साथ। देखिएगा, इस समय तक ब्रिटिश कंपनी अवध, निज़ाम, फ्रांसीसी, टीपू एवं बंगाल की समस्याओं में उलझी हुई थी। स्वाभाविक सी बात है। और इन बिखरे हुए भागों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। ये बात भी जाहिर सी बात है। इन स्थितियों में यही कारण था कि कंपनी ने 19वीं सदी के प्रारंभ में जयपुर आदि राज्यों की संधि की पहल को स्वीकार भी किया और फिर उसे निरस्त भी कर दिया। स्वीकार करने की वजह क्या थी कि वो नहीं चाहती थी कि ये तमाम शक्तियाँ जिनसे वो युद्धरत है इस काल में, जिनसे वो संघर्ष में उलझी हुई है, को राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो। तो शुरुआती दौर में उसने इन राजपूत नरेशों के द्वारा मराठा लूटपाट से बचने के लिए जो प्रस्ताव भेजे गए थे, जो मसौदे भेजे गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकार किया। लेकिन चूंकि मैंने जो कहा था कि जो होम गवर्नमेंट जो थी, जो गृह सरकार थी लंदन की, ब्रिटिश कंपनी की, वो इस समय अहस्तक्षेपवादी रुख अपनाए हुए थी। जो इंडियन स्टेट्स जो थे, जो देशी भारतीय रियासतें थी, उनके संदर्भ में। अतः बाद में इन संधियों को निरस्त कर दिया गया क्योंकि इससे, इन संधियों से जो स्पष्ट नीति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि हमें भारतीय रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना है, क्योंकि वो अपने संसाधनों को और ज़्यादा कंपनी
अपने संसाधनों को और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहती थी। तो दोबारा देखिएगा, यही कारण था कि कंपनी ने 19वीं सदी के प्रारंभ में जयपुर आदि राज्यों की संधि की पहल को स्वीकार भी किया और बाद में उसे निरस्त भी कर दिया गया, क्योंकि वो देशी रियासतों के विवादों में अपने संसाधनों को खपाकर उपरोक्त महत्वपूर्ण लड़ाइयों में अपनी स्थिति को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि ये पृष्ठभूमि थी 1781 से लेकर 99 की, यानी कि जितनी भी संधियां इस दौर में की गई, शुरुआती दौर में लगा कि कंपनी तैयार है, कंपनी की मानसिक स्थिति तैयार है, माइंड मेकअप है कि वो इन रियासतों के साथ संधियां करना चाहती थी। लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो गया, बिल्कुल पूरी तौर पर बाद में ये स्पष्ट हो गया कि कंपनी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो आंतरिक देशी रियासतों के मामले में दखलंदाजी करे और अपनी जो समस्याएं थी, अपने जो झगड़े थे देशी रियासतों के साथ, उन्हें और फैला दे। अलबत्ता उसकी स्पष्ट नीति थी कि जितना बच सके राजपूत रियासतों के साथ उतना अच्छा है, और जितनी लड़ाइयाँ चल रही है वो अपने संसाधनों को वहीं पर फोकस रखे। लेकिन यदि मैं दूसरे दौर की बात करूं 1803 से लेकर 1805 की, तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी काफ़ी अच्छे से। इस समय तक लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड सर जॉन शॉर, बाद में लॉर्ड वेलेस्ली आए, इस समय तक मैसूर की समस्या से ये पूरी तौर पर निपटारा पा चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 मई 1799 ईस्वी को, 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को हराकर मार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और मैसूर के पूरे राज्य को विलय कर लिया गया था ब्रिटिश उपनिवेश में या ब्रिटिश साम्राज्य में। तो एक शक्ति से, एक तरफ से तो कंपनी मुक्त हुई। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही 1803 में पुनः युद्ध छिड़ा मराठों के साथ। लगभग 20 साल का अंतराल लिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक आने में। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो लड़ा गया था 1775 से 82 तक, जब गवर्नर था भारत का, बंगाल का, या गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो लड़ा गया 1803 में। तो लगभग 20 साल का अंतराल लिया और कंपनी ने अपने आप को परखा कि हम तैयार हैं या नहीं मराठों के साथ उलझने को, लड़ने को। तो जब 1803-05 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः दो हाथ किए मराठों के साथ, तब कंपनी के सामने ये प्रश्न, कहना चाहिए विकराल रूप में खड़ा हो गया था कि कहीं मराठों को राजपूतों का सहयोग प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि यदि यह गठजोड़ होता उस जमाने की हिंदुस्तान की 2 बड़ी ताकतों, मराठों और राजपूतों, क्योंकि यदि राजपूतों का सहयोग मिलता तो निश्चित तौर पर जो जाट शक्ति थी भरतपुर की, कहीं ना कहीं नो डाउट वो लोग बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने आप को राजपूतों के ज़्यादा निकट पाते थे। और ये पूरे दौर में हमने जाटों की स्थिति को, भरतपुर के जाटों की स्थिति को हमने देखा भी है कि शायद उनमें से किसी ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर देशद्रोह करने का या राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का, या राजपूतों का जब भी ये प्रश्न सामने आया कि हमें अपने हितों के लिए लड़ना चाहिए, उन्होंने कंपनी का साथ दिया हो। बल्कि 2 कदम आगे जाटों ने तो, रणजीत सिंह जाट ने तो अंग्रेजों के साथ चलने वाली अपनी संधि को तोड़कर मराठों का साथ दिया था। यशवंतराव होलकर को रणजीत सिंह जाट ने भरतपुर दुर्ग में शरण दी थी, ये जानते हुए कि कंपनी कितना नाराज़ हो सकती है, कितना खामियाजा जाटों को भुगतना पड़ सकता है, बाकी बिना परिणाम की परवाह किए बिना। तो ये तमाम चीज़ें उस दौर की हैं जो बहुधा हमारे सामने टीचर्स के द्वारा या गाइड्स के द्वारा नहीं रखी जाती है। तो ये इस समय लॉर्ड वेलेस्ली या उसके बाद जो गवर्नर जनरल्स आए, उनके सामने ये बड़ी बात थी कि किसी भी तरह से मराठों के साथ जो द्वितीय एंग्लो मराठा बैटल जो चल रहा है, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा है, उसमें राजपूतों और मराठों को एक होने से रोका जाए। इसलिए इस दौर में भी संधियां तो की गई राजपूत रियासतों के साथ, लेकिन जो गृह सरकार, जो होम गवर्नमेंट जो थी लंदन की, उसकी जो नीति थी हस्तक्षेपवादी नीति, उसके चलते पुनः इन संधियों को निरस्त किया गया। यानी कि ये एक तरह की आप अवसरवादिता कह सकते हैं कि कंपनी की स्पष्ट नीति के विरुद्ध जाकर जो भारत सरकार, जो भारत का जो प्रशासन था,
कंपनी का जो भारत जो सरकार का जो हिस्सा था उसने राजपूत रियासतों के साथ एक तरह का अल्पकालीन समझौता करते हुए उन्हें मराठों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और जब मराठों के साथ युद्ध पूरा हो गया, अपना जब काम निकल गया ब्रिटिश कंपनी का, उसके पश्चात इन संधियों को तोड़कर अपनी जो नीति थी उसकी पालना भी इन लोगों ने कर ली। तो आप इसी संदर्भ में इस जो द्वितीय जो काल है, जो द्वितीय चरण है, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझिएगा। ये कहते हैं 1805 से लेकर 1813 के दौर में अंग्रेज मराठों के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई में संलग्न थे। इसीलिए अंग्रेजी नीति में उतार चढ़ाव आते रहे और वे निर्धारित दिशा में राजस्थान के उथल पुथल के दलदल में फंसने से अलग रहे। परिणाम यह निकला कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मेवाड़ को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। जोधपुर के साथ भी जो संधि की गई थी वो भी अधूरी रही। आगे देखिएगा, वह भी अधूरी रही। जयपुर के साथ की गई संधि को गवर्नर जनरल ने निरस्त कर दिया। लॉर्ड मिंटो ने मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर जोधपुर विवाद में भी रुचि नहीं ली थी। ये स्पष्ट नीति थी कंपनी की कि चाहे जो भी हो जाए, हमें इन रजवाड़ों के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। यदि मैं तृतीय चरण की बात करूं कि उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी इस संपूर्ण दौर में, हालांकि मैं पुनः एक बार फिर जब ये तुलनात्मक चार्ट पूरा होगा तो अलग अलग फेज को एक साथ पूरा मैं रिकैप कर दूंगा आपके सामने, ताकि आपको उलझन ना रहे। यदि हम तृतीय चरण की बात करें 1817 से लेकर 1818 वाली, तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटिश प्रशासक अहस्तक्षेपवादी नीति के कारण देशी रियासतों के अत्यधिक अराजक राजनीतिक माहौल से स्वयं को दूर रखे हुए थे। इसी अवधि में पिंडारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी, क्योंकि मराठे कुचले जा चुके थे। एक तरह से उनकी शक्ति पर कुठाराघात हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। जब तक उनके आक्रमण भारतीय राजाओं के क्षेत्र तक सीमित रहे, यानी कि जब तक ब्रिटिश क्षेत्र अप्रभावित रहे, ब्रिटिश प्रदेश पिंडारी लूटपाट आतंक से अप्रभावित रहे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही जब तक उनके आक्रमण भारतीय राजाओं के क्षेत्र तक सीमित रहे, उस समय तक अंग्रेज अधिक प्रभावित नहीं थे। लेकिन 1812 ईस्वी के पश्चात जब अंग्रेजी नियंत्रित प्रदेशों पर भी पिंडारियों के आक्रमण होना चालू हुआ, तो जो ब्रिटिश नीतिकार थे वो पूरी तौर पर अप्रत्याशित तौर पर अवाक रह गए। उनके लिए सडन ये बड़ा शॉकिंग था कि अब पिंडारी हमारे ही प्रदेशों पर आक्रमण कर रहे हैं। और इन पिंडारियों के आक्रमणों ने ब्रिटिश जो थिंक टैंक था, जो रणनीतिकार थे, उन्होंने इस नीति पर अमल करना आरंभ किया कि यदि हमें पिंडारियों के आतंक को, पिंडारियों के लूटपाट से हमारे प्रदेश को बचाना है, तो हमें इनके विरुद्ध राजपूतों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार हेस्टिंग्स का अंग्रेजों को सर्वोपरि, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 वाला, हमने पिछले एपिसोड में इस बात पर चर्चा कर ली थी। इस प्रकार हेस्टिंग्स का अंग्रेजों को सर्वोपरि सत्ता बनाने का ध्येय पिंडारियों के विरुद्ध कार्य करने की नीति के विरुद्ध के अधीन स्वीकृत हुआ। बहुत ज़्यादा विशेष बात है, याद रखिएगा, इस बात पर जोर दीजिएगा। मैं पुनः आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। इस प्रकार हेस्टिंग्स का अंग्रेजों को सर्वोपरि सत्ता बनाने का ध्येय पिंडारियों के विरुद्ध कार्य करने की नीति के अधीन स्वीकृत हुआ। इस बात को समझ लीजिएगा। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी ने 1817 में चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संधि के जो प्रस्ताव भेजे, उसकी कारण क्या थी कि मराठा शक्ति तो चूंकि कुचली जा चुकी थी। अब जो पिंडारियों के जो आक्रमण होने आरंभ हुए ब्रिटिश प्रदेशों पर, उनसे बचने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति ये थी, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक एकल साम्राज्यवादी शक्ति बनाना चाहता था, अखिल भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति बनाना चाहता था ब्रिटिश हुकूमत को। और इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उसको पिंडारियों की लूटपाट नजर आई। तो पिंडारी लूटपाट से अपने प्रदेशों को बचाने, अपने संसाधनों को अक्षुण्ण रखने के प्रयास में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश कंपनी की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ को नियुक्त किया, दिल्ली रेजिडेंट को, कि वो राजपूत नरेशों के साथ संधि करे। याद रखिएगा। और चूंकि जितना भी मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक पुस्तकों से लिया गया है, ये आप ये मत समझिएगा कि ये एक तरह के, मैं ज़्यादा खैर नाम नहीं लूँगा, कि गाइड्स का मैंने निचोड़ निकाल कर यहाँ पे रख दिया है।
इस बात को रखिएगा तो मैं आपका साथ एग्ज़ाम तक देने को तैयार हूँ, यदि याचिका या रिट लगाने की भी बारी आई किसी भी प्रश्न पर, यदि आप अपनी असहमति जताते हैं। आगे देखिएगा, इसीलिए उसने यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी समस्त नीति को पिंडारियों के विरुद्ध कार्य का परिणाम कहा। यह एक आवरण मात्र था, वास्तविकता नहीं, क्योंकि इस आवरण के अंतर्गत उसका प्रत्येक कार्य नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत हो सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। असल में क्या कहना चाहते हैं ये, इस बात को समझिएगा आप लोग। मैंने अभी कहा कि जैसे ही पिंडारी आक्रमण ब्रिटिश प्रदेशों पर आरंभ हुए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा होम गवर्नमेंट यानी कि गृह सरकार लंदन को सूचना दी गई कि हमें पिंडारी लूटपाट, जो लुटेरी पद्धति है पिंडारियों की, उनके पुनरुत्थान, उनका पुनः विकास हो और वो ब्रिटिश प्रदेशों में लूटपाट करके अराजकता फैला दें। तो उनके इस पुनरुत्थान में हमें बाधक के रूप में राजपूत नरेशों का सहयोग अत्यधिक आवश्यक है। हमें राजपूत नरेशों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो जब पिंडारी लूटपाट या आतंक का खौफ या भय, स्कैर जो फियर जो था, जब रखा गया गृह सरकार होम गवर्नमेंट लंदन के सामने, तो उसने अपनी स्वीकृति दी कि ठीक है, आप पिंडारियों से बचने के लिए राजपूत नरेशों से सहयोग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति का मात्र एक छलावा था, ये दिखावा मात्र था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों की लूटपाट से बचने के लिए सिर्फ कागजी तौर पर ये बात कही है, पेपर वर्क के रूप में मात्र ये बात कही है कि मैं राजपूत नरेशों से सहयोग प्राप्ति करना चाहता हूँ। सच्चाई ये, राजपूतों से उसने इसलिए सहयोग प्राप्ति करना चाहा क्योंकि उसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था और वो जानता था जब तक कि मैं राजपूत नरेशों को अपने अधीन नहीं कर लूँगा, ब्रिटिश कंपनी को अखिल भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति, वास्तविक सत्ता नहीं बनाया जा सकता है। यही वजह है कि बहुत जल्दबाजी में था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो चाहता था, क्योंकि उसने पिंडारियों के प्रश्न पर ही गृह सरकार से राजपूत नरेशों के साथ सहायक संध्या करने की अनुमति प्राप्त की थी, की सहमति प्राप्त की थी। तो वो जानता था कि यदि पिंडारी खौफ या पिंडारियों का दमन कर दिया गया तो फिर गृह सरकार शायद उसे राजपूत नरेशों के साथ सहयोग करने की परमिशन ना दे, क्योंकि अभी तक की जो नीति थी गृह सरकार की वो थी अहस्तक्षेप करना। तो पुनः इस पैराग्राफ को ढंग से समझिएगा कि इस प्रकार हेस्टिंग्स का अंग्रेजों को सर्वोपरि सत्ता बनाने का ध्येय, स्पष्ट तौर पर मैं यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं, इस प्रकार हेस्टिंग्स का अंग्रेजों को सर्वोपरि सत्ता बनाने का मतलब क्या, अखिल भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति बनाने का ध्येय पिंडारियों के विरुद्ध कार्य करने की नीति के अधीन स्वीकृत हुआ था। तो जब तक पिंडारियों का भय था या भय दिखाया जा सकता था, आप उसी के अधीन राजपूत नरेशों के साथ संधियां कर सकते थे। जैसे ही ये पिंडारियों का भय समाप्त हो जाएगा, फिर गृह सरकार को मनाना दोबारा तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी समस्त नीति को पिंडारियों के विरुद्ध कार्य का परिणाम कहा, जबकि हम जानते हैं बेकार की कोरी बकवास है। असल में उसने राजपूत नरेशों के साथ जो संधि करी, वो उसकी एकमात्र वजह उसका अपना दृष्टिकोण था कि मुझे राजपूत नरेशों को कुचलकर, दमन करके या उन्हें अपने अधीन सहयोगी बनाकर ही मैं अपनी कंपनी को अखिल भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति बना सकता हूँ। लेकिन चूंकि ऐसा करने के लिए कि वो राजपूत नरेशों के साथ सहायक संधि करे, कोई न कोई कारण, कोई न कोई वजह उसको गृह सरकार होम गवर्नमेंट लंदन को प्रस्तुत करनी थी। तो उसने ये कारण खोजा पिंडारी लूटपाट से बचने के लिए राजपूत नरेशों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि 1812 ईस्वी के पश्चात पिंडारियों के आक्रमण ब्रिटिश प्रदेशों पर धावे होना चालू हो गए थे। तो इस लाइन को दोबारा समझिएगा, यह एक आवरण मात्र था, वास्तविकता नहीं, क्योंकि इस आवरण के अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग्स का प्रत्येक कार्य नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल यानी कि गृह सरकार लंदन द्वारा स्वीकृत हो सकता था। अब मैं इतना जोर यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह साफ है। आजकल सब ऑर्डिनेट एग्जाम्स में या आरपीएससी में जो प्रश्न आ रहे हैं वो सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लॉजिकल बेस्ड या मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आ रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको यदि इस तरह की पंक्तियां यदि वहाँ पर नज़र आ जाए तो आप अपने माइंड मेकअप अच्छे से कर सकोगे किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले। लेकिन यदि आपने वही पारंपरिक तथ्य रटे, ये पहली संधि करौली ने करी, दूसरी संधि कोटा ने करी, तीसरी जोधपुर ने, चौथी उदयपुर ने, तो फिर एक सेट पैटर्न है कि यदि सीधा कोई डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन पेपर्स में यदि आपको मिल जाता है तो ही आप करने की स्थिति में रहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला जो सेक्शन था, तीनों चरणों का
तीनों फेजेस का कि 1781 टू 99, 1803 टू 1805 और 1817 टू 1818 यानी कि 1817 से लेकर 1818 तक का इनका आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड बेहद अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिएगा कि ये कारण असल में क्या थे, ये आपके सामने कारण यहाँ पर आ रहा है। क्या कारण थे जिनके चलते राजपूत नरेशों ने संधियाँ करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? देखिएगा, मोटे तौर पर ही देखा जाए तो जो पहला चरण था 1781 से लेकर 1799 तक का, 1799 तक का, उसमें हमें मराठा आक्रमण, लूटपाट के भय एवं आतंक को समाप्त करना नजर आता है कि राजपूत नरेशों ने ये संधियां मराठा आक्रमण और लूटपाट के भय और आतंक को समाप्त करने के लिए किया। अब इस कारण की वास्तविकता क्या थी, ये अगले सेक्शन में मैं ये जो चार्ट चल रहा है उसमें मैं लूँगा कि वास्तव में क्या ये सही था क्या। हालांकि मैं आपको इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में, पिछले खंड में स्पष्ट कर चुका हूं कि राजपूताने में यदि मराठा लूटपाट या आक्रमण हुआ तो उसकी वजह मराठों का अधिक ताकतवर होना नहीं था। असल में राजपूत नरेशों की कमजोरी, राजपूत नरेशों की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते या तुच्छ स्वार्थों के चलते उनके मतभेद बड़े सामंतों के साथ, सामंतों ने उन्हें वो अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जो मुगल अधीनता स्वीकार करने से पहले राजपूत नरेशों को उनके सामंतों का मिला करता था। अब सामंत मनमर्जी कर रहे हैं, अतः सामंतों ने अपने विशेषाधिकारों को मनवाने के लिए मराठा सरदारों का सहयोग प्राप्त किया, उनकी कीमत चुकाकर सैनिक सहयोग प्राप्त किया। उसने आकर संपूर्ण राजपूताने की दशा को दुर्दशा में, चाहे वो आर्थिक दशा हो चाहे राजनीतिक दशाओं में बदल दिया। तो जो मराठा आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे बड़ी कमजोरी नरेशों की अयोग्यता थी और सामंतों की गुटबाजी, कुचक्र, षड्यंत्र थे या उनकी उच्छृंखलता थी। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिएगा। लेकिन मोटे तौर पर, अच्छा, जब मैंने आपको स्पष्ट और कर दूं कि ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं इसका मैं स्पष्ट नोट्स अपने ब्लॉग पर डाल चुका हूं। आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा इंग्लिश में, किंशुक, बिना स्पेस के, किंशुक शर्मा classes.blogspot.com, और इस अध्याय के एंड में मैंने वो लिंक दिया भी हुआ है। एक बार मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। किंशुक शर्मा classes.blogspot.com, याद रखना कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा ताकि जो प्रश्न बनेंगे कि जी सर आप तो पढ़ाकर दूर हो गए लेकिन परीक्षा में तो किसी भी लेवल पर, क्योंकि गाइड्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वहाँ क्या करना होगा, वो तमाम संभावना, जो भी संभावित प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं वो मैं उस ब्लॉग पर डाल दूंगा ताकि आप लोग हर तरह से अपनी शंका रहित होकर ही पेपर्स एग्ज़ाम हॉल में जाएं। फाइनली जब आप लोग पहुंचेंगे उस बारे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो पुनः देखिएगा कि मोटे तौर पर यहाँ पर लगता है कि मराठा आक्रमण और लूटपाट तथा भय और आतंक को समाप्त करने के लिए ये संधियाँ की गई 1781 से लेकर 1799 के दौर में। यही वजह दूसरा जो फेज था 1803 से लेकर 1805 में, उसमें भी दिखाई जाती है कि मराठा आक्रमण, लूटपाट के भय और आतंक को समाप्त करने के लिए ही ये संधियाँ की गई थी, राइट। लेकिन यदि मैं तृतीय फेज की बात करूँ, हालांकि मैं भी इनका विश्लेषण करूँगा कि ये कारण कितना उचित है मराठा आक्रमण और लूटपाट प्रथम दो चरणों के संदर्भ में। यदि तृतीय चरण की बात की जाए तो याद रखिएगा, राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ सहयोग की संधियां किसी बाह्य आक्रमण अर्थात पिंडारी एवं मराठों के विरुद्ध स्वीकार नहीं की थी। और इसकी वजह और बता दूं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कर दूं, हालांकि ये तथ्य दिया जाता है विभिन्न बड़ी बड़ी कोचिंग्स में व्याख्याताओं के द्वारा, कई चैनल्स पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि मराठा आक्रमण और पिंडारियों के लूटपाट या से बचने के लिए, आतंक से बचने के लिए 1817-18 में राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि स्वीकार करी। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये अनैतिहासिक तथ्य है, अप्रामाणिक तथ्य है, बिना सिर पैर की बात है। अभी प्रमाणिक प्रमाणों द्वारा मैं प्रस्तुत करूँगा इस बात को। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है,
जितनी संधियां की गई राजपूत नरेशों के द्वारा, किसी भी रियासत के साथ जो संधियां की गई उनमें किसी भी धारा में मराठा आक्रमण और पिंडारियों के लूटपाट या उनसे बचने की कोई बात नहीं की गई है। हाँ, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जो बात आती है वो एक सामान्य धारा थी जो ये लोग 1799 से लेकर मैसूर के साथ जो सहायक संधि की थी, हर रियासत के साथ संधि करते वक्त इन्होंने, ये एक सामान्य कॉमन धारा थी, बाह्य आक्रमण से सुरक्षार्थ ब्रिटिश कंपनी अपना जो स्टेट्स थे, जो देशी रियासतें थी, उन्हें सैनिक सहयोग करेगी और उसके बदले में सैनिक वे जो भी संबंधित रियासत होगी उसको देना पड़ेगा। बाह्य आक्रमण का मतलब किसी भी सूरत में मराठा और पिंडारी लूटपाट नहीं है। बाह्य आक्रमण की बात हुई है लेकिन मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट की बात नहीं हुई है। और बाह्य आक्रमण से संबंधित यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, पिंडारी और मराठे नहीं है। वास्तव में उन्हें एक साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। किनको? राजपूत नरेशों को। वे समस्त 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ये संरक्षण ढूंढते रहे। राजपूत नरेश, उन्हें यह संरक्षण अपने अधिकारों और अपनी सत्ता को अपने ही अधीन सामंतों के अतिक्रमण से बचाने के लिए, पुनः देख लीजिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, इस ब्लॉग को आप बहुत गौर से देखिएगा। वे समस्त 18वीं सदी, वे का मतलब यहाँ पे राजपूत नरेश समस्त 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह संरक्षण ढूंढते रहे। उन्हें यह संरक्षण अपने अधिकारों और अपनी सत्ता को अपने ही अधीन सामंतों, पुनः देखिएगा, अपने अधीन सामंतों के अतिक्रमण से बचने के लिए चाहिए था। क्योंकि सामंतों की गुटबाजी, कुचक्र, षड्यंत्र और ये जो षड्यंत्र वगैरह हुए, इसकी वजह भी साफ थी। इसकी वजह भी राजपूत नरेशों की अयोग्यता थी, स्पष्ट तौर पर राजपूत नरेशों की अयोग्यता थी। उससे बचने के लिए, क्योंकि उसी अयोग्यता के चलते मराठों का या पिंडारियों का यहाँ पर प्रवेश हुआ था राजपूताने की राजनीति के अंदर। तो इन सामंतों की इस मनमर्जी से बचने के लिए राजपूत नरेशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा था। समझ गए आप इस बात को बहुत अच्छे से? आगे देखिएगा, हम देखते हैं कि जो प्रथम और द्वितीय चरण में जो मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट, या तृतीय चरण में तक भी जो चर्चा की जाती है कि मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट से बचने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। उसका हकीकत क्या है, आप लोग इस ब्लॉग को पढ़िएगा। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मराठा आक्रमणों एवं पिंडारी लूटपाट के भय का वास्तविक विश्लेषण, कि क्या ये जो भय, तथाकथित जो भय दिखाया जाता है, वो हकीकत में था भी या उसका सिर्फ इसी तरह से उसको प्रकट किया गया। इस बात को अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, प्रथम चरण की बात की जाए 1781 से लेकर 1799 तक की, तो यहाँ पर मैं क्या हम अच्छी पुस्तकों से मैटर निकालते हैं। इस काल में यह भय, कौन सा भय? मराठा आक्रमण वाला। इस काल में यह भय निराधार नहीं है, यानी कि भय तो था, निराधार नहीं है कि मराठा आक्रमणों के भय ने राजपूत नरेशों को संधि करने को मजबूर किया, किंतु यह अर्ध सत्य है। यह भी आपको याद रखना होगा। और अब तक यदि आप लोगों ने इस सीरीज़ के विभिन्न खंड, पहला खंड तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा खंड अब चल रहा है, कोई यदि पहले खंड को यदि आपने ठीक से पढ़ लिया होगा तो ये स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन यह अर्ध सत्य है। वास्तव में सामंती फूट ने ही मराठों एवं पिंडारियों को यहाँ, यानी कि राजपूताने में संगठित लूटपाट करने का अवसर प्रदान किया था। इस बात को आप लोग समझ चुके हैं, किया था। और इसके पीछे का मूल कारण मुगल सत्ता के पतन के बाद से ही राजपूत नरेशों का अपने शासन पर से नियंत्रण खो देना था। इसका दोबारा देख लीजिएगा एक बार स्पष्ट तौर पर, कि इस काल में यह भय निराधार नहीं है कि मराठा आक्रमणों के भय ने राजपूत नरेशों को संध्या करने को मजबूर किया था, परंतु यह अर्ध सत्य है। वास्तव में सामंती फूट ने ही मराठों एवं पिंडारियों को यहाँ, अर्थात आप कह सकते हैं राजपूताने में, सामंती फूट ने मराठों एवं पिंडारियों को यहाँ संगठित लूटपाट करने का अवसर प्रदान किया था, एवं इसके पीछे का मूल कारण मुगल सत्ता के पतन के बाद से ही राजपूत नरेशों का अपने शासन पर से नियंत्रण खो देना था। तो यदि इस तरह का कोई कथन कारण वाला प्रश्न आता है, ऐसा कथन में आता है कि राजपूत नरेशों ने 18वीं शताब्दी या 19वीं सदी के आरंभ में सहायक संधियाँ की, यद्यपि वो असफल हो गई, लेकिन इन संधियों को करने के पीछे का मूल कारण मराठा आक्रमण और लूटपाट था। और कारण में यदि कथन तो ये हो गया, कारण में यदि आता है
कि ये सत्य है लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं है। वास्तव में इसके पीछे का मूल कारण था सामंतों की गुटबाजी, जिसके चलते ही मराठों का राजपूताने में प्रवेश हुआ और वो संगठित लूटपाट करने में यहाँ पर सफल रहे, जिसने राजपूतों की आर्थिक दशा को और राजनीतिक स्थिति को पूरी तौर पर एक तरह से पैथेटिक या दयनीय बना दिया। फिर मजबूरी में आकर उन्हें राजपूत नरेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग करना पड़ा। तो कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही होंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब स्पेशली दोज पर्सन, जो व्यक्ति कॉलेज लेक्चरशिप या आरएस जैसे एग्ज़ाम को देख रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। छोटे कॉम्पिटिशन्स में जब आप पटवार कांस्टेबल की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर तकलीफ ये होती है कि वहाँ पे स्टूडेंट को मात्र सीधी सीधी बात चाहिए होती है, चाहे एग्जाम में मरना हो चाहे कैसा ही प्रश्न हो, बात की बात में देखा जाएगा क्योंकि वो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मैं आपके सामने अध्ययन करवा ही रहा हूँ तो क्यों ना वास्तविक स्थिति से ही आपको रूबरू कराऊँ। तो कारण कि आज आप में भी आज आप कांस्टेबल या पटवारी या रीड जैसे एग्जाम्स को देख रहे हो, क्या पता आप नौकरी लगने के पश्चात आरएस का सपना देखें, और मैं तो दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप अपनी मंजिल को पाएं भी सही। तो यदि आज आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपके सामने एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने आ जाएंगे, तो उस समय फिर आपको उस स्तर पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें बड़ी सहज होंगी। और इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंने जो ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रखा है, ये सीधी तौर पर आरएस और जो आरटीएस एग्जाम्स जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के एग्जाम्स हैं उन्हीं के लिए मैंने रखा है। तो अब आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझ गए कि यदि प्रश्न आता है राजपूत नरेशों के द्वारा 1781 से 99 या 1803 से लेके 1805 के दौर में जो संधियाँ की गई उनका कारण था, ए मराठा आक्रमण और लूटपाट से बचने के लिए, बी सामंतों की उच्छृंखलताओं से बचने के लिए, सी उपरोक्त दोनों। तो आपका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। यदि सामंत वाली बात नहीं आती है तब अपन मराठा आक्रमण वाली बात करेंगे। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप इस पूरे फैक्ट को ठीक से समझ लोगे। जो दूसरा दौर था, यदि हम उसकी बात करें दूसरे दौर का मतलब 1803 से लेकर 1805 के, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इस काल में यह वही सेम बात है, इस काल में ये भय निराधार नहीं है, परंतु राजपूतों द्वारा संधियों को स्वीकार करने के पीछे का एकमात्र पूर्ण सत्य भी यह नहीं है, क्योंकि या यूँ कह लीजिए इस दौर की संधियों में अंग्रेज निर्णायक भूमिका में थे। यानी कि 1803 से लेकर 1805 में जो संधियाँ हुई उसमें अंग्रेज निर्णायक स्थिति में थे। राजपूत नरेशों ने मात्र स्वीकार किया है, राजपूत नरेशों ने शर्तें या धाराएं निर्धारित नहीं की है। शर्तें तय करने वाले, थोपने वाली जो सत्ता थी वो ब्रिटिश सत्ता थी। तो दोबारा इस लाइन को समझिएगा, इस दौर की संधियों में अंग्रेज निर्णायक भूमिका में थे तथा ब्रिटिश समकालीन आंग्ल मराठा युद्ध में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कंपनी थी। अतः इन संधियों के जरिए वो अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूतों को मराठों के साथ अवश्यम भावी ब्रिटिश विरोधी गठबंधन से दूर रखना चाहती थी। एक बार फिर ढंग से इस बात को आप लोग समझिएगा, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, इस ब्लॉक को आप लोग समझिएगा। देखिएगा, इस काल में ये भय निराधार नहीं है। कौन सा भय? मराठा लूटपाट और आक्रमण वाला। परंतु राजपूतों द्वारा संधियों को स्वीकार करने के पीछे का एकमात्र पूर्ण सत्य भी यह भय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस दौर की संधियों में अंग्रेज निर्णायक भूमिका में थे तथा ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तथा ब्रिटिश समकालीन आंग्ल मराठा युद्ध में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि 1803 से लेकर 1805 के दौर में मैंने बार बार कहा, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में उलझी हुई थी। अतः वो इन संधियों के द्वारा राजपूतों को मराठों से मात्र दूर रखना चाहती थी। उनके साथ वो स्थायी समझौते, राजपूत नरेशों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थायी समझौते नहीं चाहती थी, वो मात्र केवल अल्पकालिक समझौते चाहती थी, ताकि जब तक ये युद्ध चल रहा है मराठों के साथ तब तक राजपूत नरेशों को दूर रखा जा सके। आगे देखिएगा, इन संधियों के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूतों को मराठों के साथ अवश्यम भावी ब्रिटिश विरोधी गठबंधन से दूर रखना चाहती थी। आगे देखिएगा, अंग्रेजों ने मराठा युद्ध के समय राजपूत राज्यों से सहयोग इसीलिए चाहा था कि मराठों को राजपूत राज्यों से सहयोग ना मिल सके। देखिएगा, अंग्रेजों ने मराठा युद्ध के समय राजपूत राज्यों से सहयोग इसीलिए चाहा था कि मराठों को राजपूत राज्यों से सहयोग न मिल सके। ये संधियां अंग्रेज नीति का परिणाम थी। दोबारा देखिएगा, ये संधियां अंग्रेज नीति का परिणाम थी और उन्होंने ही इन्हें प्रस्तावित किया था। इन संधियों का गठन राजपूत राज्यों द्वारा मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था,
क्योंकि वे मात्र अनुयायी थे, निर्णायक नहीं। क्या मतलब हुआ कि इन संधियों का जो मसौदा तैयार किया गया वो मात्र कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था, राजपूत नरेशों के द्वारा नहीं। दोबारा देखिएगा, इन संधियों का गठन राजपूत राज्यों द्वारा मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था, क्योंकि वे यानी कि राजपूत नरेश मात्र इन संधियों में मात्र अनुयायी थे, निर्णायक नहीं। वास्तव में राजपूत राज्यों की आर्थिक दुर्दशा एवं राजनीतिक अराजकता की वास्तविक वजह मराठा पिंडारी आक्रमण एवं लूटपाट नहीं, बल्कि नरेशों की अयोग्यतापूर्ण वो अकर्मण्यता थी, जिससे चिढ़कर राजपूती आर्थिक एवं सामरिक ढांचे की जो रीढ़ थी, यानी कि राजपूती आर्थिक और सामरिक ढांचे की जो रीढ़ थी, अर्थात वंशानुगत सामंतों द्वारा उनका सहयोग बंद कर दिया जाना था। किनका? राजपूत नरेशों का। फलस्वरूप सामंती द्वेष, गुटबाजी एवं महत्वाकांक्षाओं से उपजी राजनीतिक अराजकता के माहौल में मराठा आक्रमणों एवं उनकी कभी समाप्त न होने वाली अथाह धन की मांग एवं पिंडारी लूटपाट ने कोड में खाज की मांग को चरितार्थ करते हुए नरेशों को समकालीन एकमात्र राष्ट्रीय संप्रभु सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दया का मोहताज बना दिया। क्या मतलब हुआ इस बात का, एक बार पुनः ढंग से समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे इस लाइन को। यहाँ से देखिएगा, इन संधियों का गठन राजपूत राज्यों द्वारा मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस समय मराठों के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं कौन? बुरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और मराठा सरदारों के पास, मराठा जो नीति निर्धारक थे उनके पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो इस निर्णायक लड़ाई में जो कंपनी के साथ चल रही है उसमें वो राजपूताने में आकर राजपूतों को भयाक्रांत कर सकें। वास्तव में राजपूत राज्यों की आर्थिक दुर्दशा एवं राजनीतिक अराजकता की वास्तविक वजह मराठा पिंडारी आक्रमण एवं लूटपाट नहीं, बल्कि नरेशों की अयोग्यतापूर्ण वो अकर्मण्यता थी, जिससे राजपूती सामंत चिढ़ गए। और राजपूती सामंत आप लोगों को मालूम है कि राजपूत नरेशों के आर्थिक एवं सामरिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। तो राजपूत सामंत इन राजपूत नरेशों की अयोग्यता से चिढ़ गए और उन्होंने नरेशों को वो सहयोग देना बंद कर दिया जो अब तक वो देते आ रहे थे। फलस्वरूप सामंती द्वेष, गुटबाजी एवं महत्वाकांक्षाओं से उपजी राजनीतिक अराजकता के माहौल में मराठा आक्रमणों एवं उनकी कभी समाप्त न होने वाली अथाह धन की मांग एवं पिंडारी लूटपाट ने कोड में खाज की मांग को चरितार्थ कर दिया। यानी कि सामंतों की गुटबाजी, आर्थिक दुर्दशा, सामंतों द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो चुंगी व्यापारिक जो दरों में जो बढ़ोतरी की गई और राजपूत राजाओं को जो सैनिक सहयोग और जो राशि वो अदा करते थे उसमें उन्होंने कमी कर दी। ऐसी दिशा में जो आर्थिक दुर्दशा पनपी, उसमें इन सामंतों के द्वारा जो मराठा आक्रमणकारियों को या मराठा सरदारों को राजपूताने में आमंत्रित किया गया राजपूत नरेशों के द्वारा, उसने फिर पूरा ही रायता फैला दिया। समझिएगा। तो इस वजह से जो अराजकता या आर्थिक दुर्दशा का कीचड़ समकालीन राजपूताने में फैला, फिर इसने राजपूतों को मजबूर किया कि इस समय मुगलों के पतन के पश्चात अब जो एकमात्र अखिल भारतीय राष्ट्रीय शक्ति है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके सामने वो अपने घुटने टेक दें। चरितार्थ करते हुए राजपूत नरेशों को समकालीन एकमात्र राष्ट्रीय संप्रभु सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दया का मोहताज बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको ढंग से समझ में आ गई है। आगे देखिएगा। निश्चित तौर पर यदि नरेश समझदारी से शासन करते हुए विभिन्न रियासतों के हितों से ऊपर क्षत्रिय राष्ट्रीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एकता एवं सामंजस्य स्थापित करते तथा अपने सामंतों के परंपरावादी कुल एवं गौरवाधिकारों तथा हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सहयोग से नैतिक मूल्यों के जरिए प्रजा के कल्याण का कार्य करते तो मराठे एवं पिंडारियों के मंसूबे राजस्थान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। और यदि ये कामयाब नहीं होते तो फिर किसी भी सूरत में किसी भी सूरत में राजपूताने में मराठा आक्रमण नहीं होते। तो जो मराठा आक्रमण या पिंडारी जो लूटपाट राजस्थान में हुई है, उसकी वजह
राजपूत नरेशों और सामंतों के बीच का जो सामंजस्य था उसका टूटना था। और उसकी वजह क्या थी? मुगल अधीनता में आने के पश्चात राजपूतों को अपने सामंतों, राजपूत सरदारों या सामंतों या जागीरदारों के सहयोग की इतनी आवश्यकता नहीं रही, और इस बात ने राजपूत सामंतों को चिढ़ा दिया था, क्योंकि ये लोग अब तक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के भूखे थे और उसके बदले में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को हमेशा उद्यत या तैयार रहते थे। तो जब भी अब आप किस प्रश्नों को सॉल्व करें तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको अपने जहन में बिठाना होगा। यद्यपि मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करें, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको टेस्ट पेपर चाहिए। कम से कम मैं हर यूनिट का 20 या 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा और फिर यहीं पर उसे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आकर उसे सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार मुझे, आप एडमायर मत करिए, आप प्रशंसा मत करिए, लेकिन एक बार इतना ज़रूर कहिए कि हाँ जी, आप लोग इच्छुक हैं टेस्ट पेपर्स को पाने के, तो मुझे भी एक प्रेरणा प्राप्त होगी आपके लिए अच्छा काम करने को। और मेरा तो फिर जो एक सिस्टम है वो इस तरह का है कि हर यूनिट पूरी होते ही आपको टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया जाए, आप लोग सॉल्व करें और फिर मैं यहाँ पर एक नया वीडियो बनाकर उस पूरे पेपर को समझाते हुए सॉल्व करवा दूँ, और फिर आपकी माइनस मार्किंग आप खुद करके अपने हिसाब से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग चाहेंगे तो मैं एक तरह की OMR शीट भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट लेकर एक तरह की जो होम एक्सरसाइज होती है OMR शीट पर पेपर करने की, वो आपकी चलती रहे। यदि हम तृतीय खंड लें 1817 से लेकर 1818 वाला, तो इसमें देखते हैं कि ये मराठा आक्रमण और पिंडारियों के लूटपाट के भय की जो बात आती है वो कितनी प्रासंगिक है, कितनी सही है। यहाँ पर भी आप बहुत गौर से देखिएगा। यह कहना तर्कविहीन और गलत है कि अंग्रेजों ने राजपूतों की रक्षा उस समय की जब उनकी, यानी कि राजपूतों की सहायता मराठों की सत्ता को चलने के लिए आवश्यक हो गई थी। याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो संधियां हुई थी 1817 के दौर में, उस समय तक मराठा शक्ति पूरी तौर पर अंग्रेजों ने कुचल दी थी, पिंडारियों को पूरी तौर पर बर्बाद कर दिया गया था। तो जिस मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट का भय तथाकथित इतिहासकारों द्वारा विल्किंसन, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जॉन मॉलकम, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिखाया जाता, वो वास्तव में हकीकत में था ही नहीं। जो पहली संधि जो की गई थी वो करौली के द्वारा की गई थी 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को। तब तक मराठा सरदार पूरी तौर पर एक तरह से उनकी कमर तोड़ दी गई थी, और अमीर खां पिंडारी ने तौबा कर ली थी इस शर्त पर 9 नवंबर 1817 को उसने टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत की नवाबी हासिल की थी कि वो भविष्य में फिर कभी राजपूताने में या ब्रिटिश प्रदेशों में फिर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, लूटपाट नहीं करेगा। और इसी तारीख से संपूर्ण राजपूताना ब्रिटिश संरक्षण में जा रहा था। तो यदि अमीर खां पिंडारी या जमशेद खां या चीतू या करीम खां जैसे जो पिंडारी जो लुटेरे थे, यदि फिर वो किसी प्रकार की गुंडागर्दी करते तो ब्रिटिश संप्रभुता को सीधी चुनौती देना था। और यद्यपि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक अभियान के द्वारा कर्नल स्लीमन को लगा चुका था पिंडारियों को बर्बाद करने के लिए, और पिंडारियों की कमर पूरी तौर पर तोड़ दी गई थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमीर खां पिंडारी इस ज़माने में सबसे बड़ा अवसरवादी निकला। उसने ब्रिटिश कंपनी को टोंक की नवाबी हासिल करने के एवज में ये प्रस्ताव दिया कि मैं खुद पिंडारियों के आक्रमणों को या पिंडारियों के भय को समाप्त करने के लिए अपने संसाधन, अपनी तोपें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दूंगा। तो यदि हम इतना डेप्थ वाली स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम इस तरह के कारणों को निकाल पाएंगे। और यदि आप मोटी गाइड्स वाली गाइड बेस्ड यदि आप टीचिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर तो भई उस लेवल को तो मेरे लिए एक्वायर करना या अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल सा है। तो ये कहना गलत और एक बार पुनः देख लीजिए, ये कहना गलत और तर्कविहीन है कि अंग्रेजों ने राजपूतों की रक्षा उस समय की जब उनकी, यानी कि राजपूतों को, जब उनकी सहायता मराठों की सत्ता को चलने के लिए आवश्यक हो गई थी। माफ़ करिएगा, पहली बात तो राजपूत कभी भी इस स्थिति में नहीं रहे उत्तर मुगल काल में कि वो कंपनी का सहयोग कर पाते मराठों के विरुद्ध। वो इतने शक्तिहीन हो चुके थे, कारण राजपूतों की शक्ति सामंतों पर टिकी हुई थी। सामंत इस समय
रिलायबल नहीं थे। सामंत इस समय राजपूत नरेशों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो राजपूत नरेश अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते थे। यही तो वजह थी कि मराठों के विरुद्ध जो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वारा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था, वो असफल क्यों रहा? क्योंकि राजपूत नरेश न तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनके पास, न सैन्य संसाधन थे, न धन संपदा थी कि वो एकजुट होकर संपूर्ण राजपूताने को मराठों के विरुद्ध लगा सकते थे। आगे देखिएगा, अथवा राजपूतों मराठा आक्रमणों एवं पिंडारी लूटपाट से बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की अधीनता स्वीकार किया। आप समझिएगा इस बात को, यानी कि पुनः देखिएगा, किसी भी सूरत में कंपनी ने उस समय राजपूतों का सहयोग नहीं लिया, जबकि कंपनी को आवश्यकता थी कि मराठा शक्तियों को चलने के लिए हमें राजपूतों की आवश्यकता है। स्पष्ट है? आगे देखिएगा, कई सारे कारण दे रखे हैं। किसी राजपूत राज्य ने मराठों के विरुद्ध कोई सैनिक सहायता नहीं दी थी, ये बात भी आप लोग देख लीजिए। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा था, उसमें किसी भी राजपूत राज्य ने ब्रिटिश कंपनी को मराठों के विरुद्ध कोई सैनिक सहायता नहीं दी थी, पहला। अब कई सारे कारण मैंने यहाँ पर दिए हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मराठा सरदार थे, सिंधिया और भोसले दोनों मराठा सरदारों ने पराजित होकर अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत से अपने प्रदेशों से न केवल हाथ धोना पड़ा, बल्कि उनके आर्थिक एवं सैन्य संसाधन भी बहुत सीमित हो गए थे। भोसले तो पूर्णतः पराजित होकर जोधपुर भाग आया था, जहां उसे नरेश महाराजा मानसिंह राठौड़ ने शरण दी थी। अब आप सोचिएगा, यदि मराठा आक्रमणों से राजपूत नरेश इतने ही आशंकित थे, इतने ही त्रस्त थे, तो फिर जोधपुर महाराजा जो मानसिंह राठौड़ था, उसने मराठों को सहयोग क्यों दिया? ये समझने वाली बात है। यही हाल होलकर जैसे शक्तिशाली मराठा सरदार का भी हुआ। अतः मराठा शक्ति के विस्तार के विरुद्ध राजपूत राज्यों से सहयोग लेने की आवश्यकता वास्तव में कंपनी को रही नहीं गई थी। इसके अतिरिक्त राजपूत राजा स्वयं इतने कमजोर थे कि मराठों एवं पिंडारियों के विरुद्ध अवरोध उत्पन्न करने की उनकी क्षमता नहीं रह गई थी। इसीलिए वे बार बार ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करने हेतु प्रयासरत नजर आ रहे थे। राजपूतों को अधिक आवश्यकता थी इस समय ब्रिटिश कंपनी का सहयोग प्राप्ति के लिए, और उसकी वजह मराठा आक्रमण पिंडारी लूटपाट नहीं था, उनके सामंतों की मनमर्जी थी। उनके सामंतों के द्वारा उनके अपने क्षेत्राधिकार में उनके दावों को जो चुनौती प्रस्तुत की जा रही थी सामंतों के द्वारा, उन्हें राजपूत नरेश खारिज करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करके। दूसरा बिंदु देखिएगा, वास्तव में किसी सहायता की आवश्यकता इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अंग्रेजों ने अकेले अपने दम पर इन संधियों से पूर्व ही मराठा नामक ड्रैगन का सिर कुचल दिया था। तीसरी बात, अधिकांश राजपूत राज्य सहयोग देने की स्थिति में थे भी नहीं। चौथा पॉइंट, राजपूत राज्यों के साथ की गई संधियों में मराठों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्पष्ट है आपके सामने, ये मैंने काफ़ी प्रामाणिक तथ्यों के द्वारा यहाँ पर इस बात को क्लियर किया है कि जो हम पढ़ते हैं कि मराठा आक्रमणों या पिंडारी लूटपाट से बचने के लिए ही राजपूत नरेशों ने 1818 के दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग प्राप्त किया था, ये सिरे से ही गलत है। इसी काल में पिंडारी आक्रमणों का भय भी पूरी तौर से निराधार है, क्योंकि राजपूत राज्यों के साथ की गई संधियों में पिंडारियों का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अमीर खां पिंडारी इस दौर का सबसे बड़ा अवसरवादी निकला, जिसने न केवल अंग्रेजों को अपना तोपखाना समर्पित कर दिया, बल्कि अपने ही लोगों यानी कि पिंडारियों का दमन करने में अंग्रेजों का साथ देने का कार्य या वो पैगाम कि मैं पिंडारियों का दमन करूंगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को भेजा था। कंपनी के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत असल में करौली थी। कंपनी के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली के महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि कर ली थी। तो जिस दिन करौली ने संधि करी, उसी दिन याद रखिएगा, पिंडारी नेता अमीर खां ने भी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के पास अपना दूत भेजकर एवं भविष्य में राजपूताने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लूटपाट न मचाने एवं आतंक न फैलाने तथा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आवश्यक सैन्य साजो सामान, तोपों और बंदूकों वगैरह को छोड़कर
शेष सेना को भंग करने का आश्वासन दे दिया था। और इस आश्वासन के बाद ही फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की अमीर खां पिंडारी के साथ और उसे टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत का नवाब बना दिया गया। अब आप समझिएगा, पहली रियासत करौली ने जिस तारीख को संधि करी उसी तारीख को टोंक का अमीर खां पिंडारी भी संधि करके टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत की स्थापना कर रहा है, इस आश्वासन पर कि मैं भविष्य में कभी भी राजपूत रियासतों में या ब्रिटिश प्रदेशों में, क्योंकि राजपूत रियासतें अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने जा रही थी, ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में जा रही थी, तो राजपूताने के अंदर जाकर राजपूत नरेशों को चुनौती देना या लूटपाट करने का मतलब था ब्रिटिश कंपनी की संप्रभुता या ब्रिटिश क्राउन को सीधी सीधी चुनौती देना। और पिंडारी किसी भी सूरत में इतनी औकात या इतनी क्षमता नहीं रखते थे कि वो समकालीन सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को वो सीधी सीधी उनकी संप्रभुता या सॉवरेनिटी या चुनौती, उसकी संप्रभुता को चुनौती दे सकें। अतः जो पिंडारी लूटपाट का भी जो भय बताया जाता है वो निराधार है, क्योंकि इस संधि से कई महीनों पहले से ही शांति बहाली की चर्चा चल रही थी ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। तो इन संधियों को करने से पहले ही मराठा आक्रमणों का भय भी कंपनी ने समाप्त कर दिया, पिंडारी लूटपाट का भय भी कंपनी ने समाप्त कर दिया। तो फिर भय बचा कहाँ? जब भय बचा ही नहीं तो फिर उससे राजपूत नरेश भयाक्रांत होकर कंपनी के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं? असल में इन संधियों को करने के पीछे जो मूल कारण था राजपूत नरेशों का, वो था अपने सामंतों की उच्छृंखलता, उनके दावों को समाप्त करके अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखना और अपने विशेषाधिकारों, अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक साम्राज्यवादी शिकंजा या नियंत्रण पाने को तैयार थे राजपूत नरेश। इनका नैतिक और चारित्रिक पतन इस दर्जे तक हो चुका था कि कर्नल जेम्स टोड को, मुंशी देवी प्रसाद, कई समकालीन इतिहासकारों को ये बात कहनी पड़ी है। वो किसी भी सूरत तक जा सकते थे बशर्त उनकी सत्ता, उनके विशेषाधिकार बचे रहें और सामंतों का जो एक तरह का जो गुरिल्ला छापामार जो धावे बोलने के जो तरीके थे, जो उनकी सत्ता को जो चुनौती सामंतों के द्वारा दी जाती थी, उसको, उस भय को वो समाप्त करके निश्चिंत होकर रंगरेलियाँ मना सकें। इस प्रकार देखिएगा इस चीज़ को, इस प्रकार अमीर खां पिंडारी तथा मराठा सरदार सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायक संधि पिंडारियों के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य अभियान करने से बहुत पहले स्वीकार कर ली थी। समझ में आ गई बात? मराठों ने भी ब्रिटिश कंपनी के साथ सहायक संधियां और पिंडारियों ने भी ब्रिटिश कंपनी के साथ सहायक संधियां, राजपूतों के साथ जो सहायक संधियां की गई ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उनसे बहुत पहले कर ली थी। तो अब न तो मराठा आक्रमणों का कोई भय बचा, नहीं पिंडारी आक्रमणों का कोई भय बचा। इसीलिए उस संधि का लक्ष्य, ये सैनिक नहीं, यहाँ पे संधि है असल में, यहाँ पर एक आप सैनिक हटाकर संधि कर लीजिए। इसीलिए उस संधि का लक्ष्य, कौन सी संधि? 1817-18 में राजपूत नरेशों के द्वारा जो की गई, उन संधियों का लक्ष्य सिंधिया और अमीर खां पिंडारी के विरुद्ध हो ही नहीं सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड में जो द्वितीय मैंने PDF स्लाइड्स का जो एपिसोड आपके सामने रखा है, उसमें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इन तीनों चरणों की संधियों के कारण असल में क्या थे। अब जो हम थर्ड जो स्लाइड एपिसोड लेकर आएंगे, इसमें आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या वजह थी और फिर किन किन संधियों ने, किन किन रियासतों ने कब कब ये संधियाँ करी और किस प्रकार से इन संधियों के परिणाम हमारे सामने आए। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अगला एपिसोड लेकर मैं आता हूँ। नमस्कार।